अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ चीज़ें बहुत ही ब्रीफली मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद हम होना तो डिस्कस करेंगे, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे मेरे नंबर से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है आप डिस्कस कर सकते हैं हम। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस पॉलिसी में बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत सारे इसका डीमेरिट्स भी है। तो हम हायर एजुकेशन में अगर बात करते हैं, हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमी का एक चीज़ इसमें दिखता है। ऑटोनॉमी का मतलब कोई कोर्स अपना ओन डिज़ाइन कर सकता है, कोई भी कॉलेज। अगर आपके महाराष्ट्र के कोई एक कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अपना ओन कोर्स डिज़ाइन कर सकता है, लेकिन इसमें फिनेंशियल ऑटोनॉमी की बात भी है। फिनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कोर्स वो खुद डिज़ाइन करना, और उसका जो फ़ीस जो है गवर्नमेंट कोई ग्रांट नहीं देगा, वो फ़ीस जो है स्टूडेंट से कलेक्ट कर सकते हैं, वो कितने भी कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जो एक्सपेंसेस मीट करने का जो फ़ीस है वो स्टूडेंट से कलेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलता। इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉलेजेस जो है अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई टाई अप कर लिया, कोई उनका वहाँ का कोर्स लाया, कोई मार्केट का नया स्कोप वाला कोर्स डिज़ाइन कर लिया, शुरू कर दिया, तो उसको ग्रांट नहीं मिलता, वो स्टूडेंट से लेने की कोशिश करेगी। तो ये प्रॉब्लम क्या होगा इसके वजह से, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बच्चे बहुत आसानी से जाके छोटा मोटा फ़ीस देकर जो एजुकेशन हासिल कर रहे थे, ये इन तबकों को एक बहुत बड़ा मार पड़ेगा। तो ये एक बड़ा इशू है ये एजुकेशन पॉलिसी में। उसके अलावा जो एग्ज़िट वाला सिस्टम रखे, 1 साल के बाद कोई डिग्री कोर्सेज से 1 साल के बाद छोड़ के जा सकते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, या 2 साल के बाद छोड़ के जा सकते हैं, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये भी ख़तरनाक है ये 4 इयर्स कोर्स में, क्योंकि वो इसलिए है कि अगर 1 साल के बाद कोर्स जो सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो उसको कोई ना कोई जॉब तो मिलेगा। 1 साल का कोर्स किया वो तो 10-12 हज़ार रुपये सैलरी में कोई जॉब मिलेगा समझ लीजिए, या 2 साल के बाद की सर्टिफिकेट लेके डिप्लोमा जॉब मिलेगा समझिए। तो ये जो एग्ज़िट होने वाले हैं ना, ये ज़्यादातर होंगे गरीब तबके के बच्चे होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे होंगे, क्योंकि उनको जो है पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, जल्दी जल्दी जॉब चाहिए। ये क्रेज़ जो है ये सिस्टम जो है शुरू करेगा। तो इसकी वजह से तो कौन अमीर आदमी अपने बच्चों को, अमीर आदमी सब चाहता है कि बच्चे जो है मेरा हायर एजुकेशन मास्टर्स करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, उसके बाद वो पीएचडी करे, यही चाहता है। तो गरीब आदमी का पैसे का प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट होके जाके कहीं ना कहीं काम कर लेता है, जल्द से जल्दी काम को ज्वाइन करने की कोशिश करता है। उसकी वजह से ये भी जो है सोशल जस्टिस के खिलाफ है। जो एग्ज़िट वाला स्टेज है, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारा इश्यूज़ है। तो ये चीज़ भी हमको नज़र में रखना है। तीसरी चीज़, रिसर्च के बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ इसमें कहा है। रिसर्च के लिए एक नया फाउंडेशन ओपन करेगा, रिसर्च वो फंड करेगा। उसके अलावा जितना रिसर्च डीबीटी, जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, रिसर्च अभी जो चल रहा है वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी फंड करेगा, वो भी करेगा। तो ये जो है ये प्रॉब्लम इसलिए कि देखिए, हायर एजुकेशन को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले जो नियर बाई एरियाज़ में कॉलेजेस है, उसका मतलब ये है अगर महाराष्ट्र में कोई एक तालुका है, वहाँ एक कॉलेज चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ, इवन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ उस कॉलेज को, उस गवर्नमेंट कॉलेज को आप फंड कीजिए रिसर्च के लिए, वहाँ लैब ओपन कीजिए, वहाँ रिसर्च ह्यूमैनिटीज़ के लिए अच्छा खासा लाइब्रेरी ओपन कीजिए रिसर्च का, वहाँ उस पर फंड कीजिए। वहाँ के बच्चे आसानी से रिसर्च में जाने के जैसे कर दीजिए, वहाँ के बच्चों को फेलोशिप दीजिए, रिसर्च का रिसोर्सेस बढ़ाइए। ये होता है तो फ़ायदा क्या होता है पता है आपको? पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको नागपुर से कोई मुंबई तक आने की ज़रूरत नहीं है, नागपुर से पुणे तक आने की ज़रूरत नहीं है, यवतमाल से पुणे तक आने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर हो गया तो हर डिस्ट्रिक्ट की ताल्लुक में एक अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज है, वहीं पे रिसर्च करने का मौका है, वहीं पीएचडी भी शुरू हो जाता है, रिसर्च का फंड भी, फेलोशिप भी वहाँ मिल जाता है आसानी से। तो ये
ऑटोमेटिकली रिसर्च रेट भी ये होगा, इंक्रीज़ होगा, जर्नल्स में उसका पब्लिश भी होगा, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसमें हायर एजुकेशन में जो जाने वाले लोगों का जो संख्या जो कम है ना, वो भी इंक्रीज़ होगा। अभी गवर्नमेंट क्या करे, कुछ अच्छे कॉलेजेस ओपन करे कोई सिटीज़ में, तो बच्चे जो है गरीब तबके के लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर दूर जाके करना है उसका हॉस्टल चार्जेस, ट्रैवल अलाउंस, ये सब परेशानी है। सारे लोगों को ये भर नहीं सकते। जो पैसा वाला है, पैसा है, या थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली का, वो कर सकता है, लेकिन सारे फैमिलीज ये नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा सजेशन है ये करना चाहिए। इसमें जो है आसानी से रिसर्च भी बढ़ेगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स उठाना चाहिए। ये चीज़ उसमें कहीं नहीं दिखता है पॉलिसी में। अगर हम देखते हैं टीचर एजुकेशन के बारे में, ठीक है, टीचर एजुकेशन को ठीक करेंगे, आउटडेटेड है, वो सारे चीज़ तो ठीक है, पॉलिसी में है। हिंदुस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचर एजुकेशन को ठीक करना। पूरे स्कूल को सिस्टम अगर ख़राब हुआ है, उसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, साथ में टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टीचर्स ट्रेन नहीं है, अच्छे खासा ट्रेन नहीं है। सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर फिर भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके पास करके आते हैं। प्राइवेट स्कूल में इतने सारे टीचर्स है, वो सारे लोगों के पास बीएड का डिग्री है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अच्छा ट्रेन टीचर्स नहीं मिलता। ये जो अच्छे एलिट प्राइवेट कॉलेज स्कूल में थोड़ा बहुत ठीक है, जो छोटा मोटा स्कूल्स है, गलियों में जो मिलता है, वहाँ का टीचर का हालत तो बहुत ख़राब है। तो इसीलिए इन टीचर्स को आपने 4 साल किया, डिग्री के बाद 1 साल किया, इंटीग्रेट किया, वो सब ठीक है, वो सब कोर्स में बहुत सारे नए चीज़ लाया, वो सब ठीक है। डिग्री लेने के बाद टीचर इन सर्विस जब ज्वाइन हो जाती है प्राइवेट स्कूल में, इवन गवर्नमेंट स्कूल में, तो एवरी 2 मंथ्स आप वहाँ ख़ास कर उन प्राइवेट स्कूल के लोग टीचर्स को ट्रेन करना, टीचर्स को कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, ट्रेनिंग रखना। उसका जो एग्जामिनेशन का जो चेकिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, जो ऑडिटिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से होना है। तो एवरी 2 मंथ्स होना है, टीचर्स क्या ट्रेनिंग ली, किससे ट्रेनिंग हासिल की इसमें, ये 2 मंथ्स में। ये चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है। ये प्राइवेट स्कूल में भी होना चाहिए सबसे पहले, और इवन गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर एजुकेशन के रिलेटेड में। अब देखिए माइनॉरिटी के बारे में एक पॉइंट तो है, माइनॉरिटी का डेवलपमेंट, क्योंकि माइनॉरिटी थ्रूआउट इंडिया जो है सबसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में सबसे कम परसेंटेज है। तो वहाँ के लिए क्या करेंगे, तो कम से कम गवर्नमेंट ये स्टेप्स ले सकती है कि जो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है, 90 डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वहाँ स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन के सारे सेंटर्स अगर कायम करके वहाँ माइनॉरिटीज़ को मौका देते हैं, या 50% रिजर्वेशन देते हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में माइनॉरिटीज़ को, ये बहुत बड़ा चेंज लाएगा, ये बहुत बड़ा तब्दीली जो है माइनॉरिटी के एजुकेशन हालत में लेके आएगा। सरकार ये कोशिश करना चाहिए, और कम्युनिटी इसको प्रेशराइज करना चाहिए एवरी डिस्ट्रिक्ट में, एवरी माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में। उसका क्योंकि देखिए अभी तो माइनॉरिटी स्टेटस को हटाने की बात कर रही है सरकार, जामिया की, एएमयू की डिस्कशन में आता रहता है। देखिए माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से जामिया और एएमयू में 50% से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। जामिया एंड एएमयू, वो भी नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जहाँ दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 3% मुसलमान जाके पढ़ते हैं। इन 2 यूनिवर्सिटी में 50% से ज़्यादा अगर पढ़ रहा है तो आपको क्यों परेशानी है, मौका दीजिए। बाकी यूनिवर्सिटी में कितने परसेंट मुसलमान पढ़ रहे हैं ज़रा देखिए चेक करके, 3% पढ़ते हैं जो जनरल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। ये 2 यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो सरकार को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये एक चीज़ है। उसके अलावा जब आप स्कूल एजुकेशन सेक्टर में आते हैं, स्कूल एजुकेशन सेक्टर में तो ये इसी के साथ वो हायर प्राइवेट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी कनेक्टेड है, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जब आ जाता है तो तब भी जो है उनको ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी की वजह से फ़ीस बढ़ जाएगा। ये ऑटोनॉमी की वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का भी फीस बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसका जो रेगुलेशन, चेक एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करते हैं बल्कि बता रहे हैं पॉलिसी में, कैसे करेंगे ये सवाल है, वो
इम्प्लीमेंटेशन हमेशा हिंदुस्तान में प्रॉब्लम होता है। और पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए 6% जीडीपी खर्च करने की बात भी है, ये इससे पहले भी था लेकिन आज तक हुआ नहीं। इवन 2014 में मोदी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो में था 6%, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, हर साल कम किया। 2019-20 का देखते हैं तो 3000 करोड़ एजुकेशन बजट में पैसा कम कर दिया। तो इसीलिए ये इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा ये सवाल है, उसका सार्वजनिक हम लोग पब्लिक जो है जागरूक रहना चाहिए, सवाल उठाता नहीं रहना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन करने का ये कोशिश करना चाहिए। ये कोई पॉलिसी जो है ये एक फ्रेमवर्क है, इसमें कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है, इसके हिसाब से प्रोग्राम्स बनता है, प्रोजेक्ट्स बनता है। तो इस प्रोजेक्ट्स बनाने में हम लोग शामिल होना चाहिए। इन पॉलिसी के बुनियाद पे जब प्रोजेक्ट्स बना हम सुझाव देना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ये सारा चीज़ पे हम ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा इन्वॉल्वमेंट जब नहीं होगा तब ये सारा चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल आप एक गवर्नमेंट स्कूल है आपके घर के पास, आप अपने घर के बच्चे को वहाँ डालते हैं गवर्नमेंट स्कूल में और रेगुलर जाके वहाँ विज़िट करते रहते हैं बच्चे के साथ, स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और प्रिंसिपल से मिलते हैं, वहाँ के कंप्लेंट करते हैं ये नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम है स्कूल में, या फिर बीईओ से मिलते हैं। अगर आप 10 लोग गाँव के जाके करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्कूल जो है डेवलप होता है। हम क्या करते हैं, हम कभी जाते ही नहीं, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाते नहीं हैं। गवर्नमेंट स्कूल का बंद होने से, वो ख़त्म होने से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होता है, समझ लीजिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दलितों को, जितने भी आदिवासी गरीब तबके के जितने भी लोग हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज की हालत में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इन कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं। ये हम ध्यान में रखना चाहिए, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब स्कूल एजुकेशन में प्री स्कूल के गवर्नमेंट ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को गवर्नमेंट में बहुत अच्छी बात है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट था, पहले सिर्फ प्रिविलेज क्लास को, एलिट लोगों को मिलता था कुछ प्राइवेट स्कूल्स में, अभी गवर्नमेंट स्कूल में भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आएगा। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्यों 3 to 6 ईयर्स का जो एज है बच्चे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ का, उसमें पूरा 80% से ज़्यादा जो है ब्रेन डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो इस उम्र को हम नेगलेक्ट कर रहे थे और इस उम्र में अब स्कूल में वो जुट जाएगा इस उम्र के बच्चों को। तो ये एक अच्छा स्टेप है और इसको बहुत अच्छी तरह होना चाहिए उसका इम्प्लीमेंटेशन। और इस उम्र में सरकार ये कह रहे सिर्फ मदर टंग नहीं है, मदर टंग के साथ साथ मल्टीलिंगुअल बनाने की कोशिश की। एक तो मदर टंग है, वो भी पहले भी था, पहले की पॉलिसी में मदर टंग के साथ साथ बच्चों को मल्टीलिंगुअल बनाने की कोशिश करेगा। मल्टीलिंगुअल का मतलब ये है एक लैंग्वेज के साथ साथ मदर टंग के दूसरी लैंग्वेज भी सिखाएगा। फॉर एग्जांपल मराठी उसका मदर टंग या उर्दू उसका मदर टंग में वो शिक्षा हासिल कर रहा है, उसके साथ साथ वो इंग्लिश सीखेगा, कोई और लैंग्वेज भी सीख सकता है। तो ये सुविधा जो है इस पॉलिसी के ज़रिए से सरकार इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ये कह रहा है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, हम इसको वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ सरकार ये कह रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बहुत जगह है, स्कूल एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में भी। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इसलिए है, वोकेशनल एजुकेशन किस तरह से है उसका डेफिनेशन नहीं है। अगर वो अलग से एक सर्टिफिकेट कोर्स जैसा होगा तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर अलग से सर्टिफिकेट कोर्स जैसा होगा तो बच्चे ड्रॉप आउट होने के चांसेस है, वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे, क्योंकि एक सर्टिफिकेट मिलेगा वोकेशनल ट्रेनिंग का, मैं अच्छा इलेक्ट्रीशियन हूँ, 9th स्टैंडर्ड से छोड़ दिया, सर्टिफिकेट दिखा दिया, कोई छोटा मोटा जॉब कर लिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अभी फिल वक्त सरकार स्किल डेवलपमेंट कोर्स के नाम से सर्टिफिकेट कोर्स बांट रहा है, ऐसा नहीं है। अगर होना है वोकेशनल कोर्सेज को इन करिकुलम के साथ जुड़ना चाहिए, वो सारे कोर्सेज करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, उसको अलग नाम मत रखिए, वो करिकुलम का पार्ट है, सेम गांधी जी की नई तालीम की तरह पार्ट होना चाहिए। जो भी बच्चे स्कूल से पढ़ के आएगा उसके पास ये सारा स्किल्स रहेगा। इस तरह का करिकुलम, इंक्लूसिव करिकुलम आप बनाना चाहिए, होलिस्टिक करिकुलम बनाना चाहिए। आपने पूरा डॉक्यूमेंट में होलिस्टिक बहुत सारे जगह रखा, होलिस्टिक का मतलब ऐसा होना चाहिए, ये सारा उसके साथ इंक्लूड होना चाहिए। आप एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट बांटने की काम नहीं करना चाहिए, इस तरह का होगा, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ सरकार ने ये कहा कि लोकल नॉलेज को करिकुलम में इंक्लूड करें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लोकल हर सिटी में, हर गांव में कुछ ना कुछ आर्ट है,
कुछ ना कुछ स्किल्स है, कुछ लोगों के पास कुछ ना कुछ वहाँ का कल्चर है, कुछ ना कुछ नॉलेज है, उन नॉलेज को करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको भी वेलकम करते हैं, वो भी सही से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ सरकार ने एक कहा एंशियंट इंडिया के बारे में हम सिखाएंगे, इंडिया के नॉलेज अबाउट इंडिया में एंशियंट इंडिया के बारे में, ठीक है, ये भी ठीक है, एंशियंट इंडिया के बारे में भी आप सिखाना चाहिए, इसको भी हम वेलकम करते हैं। उसमें जितना नॉलेज रिसोर्सेस था उसके बारे में बताना चाहिए, कंट्रीब्यूशन क्या था उस वक्त का वो भी बताना चाहिए। उसके साथ साथ मुग़ल इंडिया में क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन नॉलेज सिस्टम को, ये सारा चीज़ आना चाहिए, क्योंकि हर जगह कंट्रीब्यूशन है। अगर ब्रिटिश मिशनरी स्कूल्स नहीं होता तो क्लास सिस्टम की वजह से बहुत सारे बच्चे जो उस वक्त स्कूल नहीं जा सकते थे, ब्रिटिश मिशनरीज ने मौका दिया। अब उनको कैसे आप उनके कंट्रीब्यूशन को क्यों इन्वॉल्व नहीं करेंगे इसमें करिकुलम में। मुग़ल इंडिया में जो मदरसास में जो पढ़ाते थे सारे कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते थे, उसको क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सारे सवाल है, ये इसको सब क्लैरिटी होनी चाहिए ऐसे चीज़ों में। आप संस्कृत पढ़ाने की बात कही, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको वेलकम करते हैं। संस्कृत पढ़ाना चाहिए, संस्कृत में भी नॉलेज रिसोर्स है। कम से कम संस्कृत पढ़ने की वजह से अगर सनातन हिंदू धर्म के बारे में अपने हिंदू भाइयों को स्क्रिप्चर्स पढ़ने का काबिल हो सकते हैं वो लोग, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। संस्कृत पढ़ाइए, संस्कृत में जितना नॉलेज रिसोर्स है, पूरे इंडिया में 24,000 लोग हैं संस्कृत पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से, फिर भी अगर संस्कृत आप पढ़ाते हैं तो भी हम वेलकम करते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है संस्कृत पढ़ा। साथ साथ इंडिया के दूसरे जो लैंग्वेजेस है जिसमें बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन उनका लैंग्वेज का स्क्रिप्ट नहीं है, वो दूसरे स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ऐसे लैंग्वेजेस को भी मदर टंग एजुकेशन के नाम से मौका देना चाहिए। ऐसे लोगों को भी मौका देना चाहिए। उन नॉलेजेस में भी बहुत सारे रिसोर्सेस है उन लैंग्वेजेस में, तो इसलिए उनको भी मौका देना चाहिए, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है ऐसा है कि फॉरेन लैंग्वेजेस जब पढ़ाने में सरकार ये कह रहा है कि हम सिर्फ कोरियन सिर्फ नहीं कह रहा है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेजेस के पार्ट में कुछ लैंग्वेजेस का नाम वहाँ कहाँ है, कोरियन, चाइनीज़, पोर्चुगीज़, ये सारे लैंग्वेजेस को, फॉरेन लैंग्वेजेस को हम सिखाएंगे। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज के डाइवर्स सोसाइटी में एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की डेट में इंडिया के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों में सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो है वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में, जहाँ आपके यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत, बहरीन, क़तर में और ओमान में, यहाँ 8.9 मिलियन इंडियंस रहते हैं। तो आउट ऑफ टोटल दुनिया में 12.6 मिलियन जहाँ रहते हैं, वहाँ से 8.9 मिलियन इन कंट्रीज़ में काम करते हैं। तो आपने अरबिक को क्यों एक्सक्लूड किया, क्यों, ये डाउटफुल लग रहा है। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ काम कर, उससे इंडियन इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो रहा है, फिर क्यों उसको एक्सक्लूड किया, क्योंकि कोई कम्युनिटी उसका एडवांटेज लेगा, ये सब क्लियर होना चाहिए क्यों एक्सक्लूड किया। तो ये इसीलिए पॉलिसी जो है, आप अगर होलिस्टिक कह रहे सारे कम्युनिटी को हम इंक्लूड करेंगे, सारे लोगों को डेवलप करेंगे, तब ये डाउटफुल हमेशा रह रहा है। तो इसको भी आपको क्लैरिटी देना चाहिए। साथ साथ ये पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, 5+3+3+4 हुआ। ये 5+3+ क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जैसा नर्सरी, LKG, UKG अगर आपके पास है, उसके साथ साथ 1 and 1st and 2nd जुड़ जाता है, तो 5 साल हो गया। 3rd, 4th, 5th 3 साल हो गया, 6th, 7th, 8th 3 साल हो गया, 9th, 10th, 11th, 12th एक ब्लॉक हो गया, 4 साल हो गए। इसको 5+3+3+4 कहते हैं। अब 10th के बाद बच्चों को आज़ादी है, वो साइंस के साथ कोई और सब्जेक्ट भी ले सकता है, आर्ट्स का भी ले सकता है, कॉमर्स का भी ले सकता है, ये सारे फील्ड्स को भी है। ये एक अच्छा स्टेप है, इसको भी हम वेलकम करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है, और पब्लिक एग्जामिनेशन 10th में भी होगा, 12th में भी होगा, और नीचे जो है 5th में
सॉरी 3rd में, 5th में, 8th में एग्ज़ामिनेशन होगा। तो ये पूरा एक सिस्टम है इस एजुकेशन सेक्टर का। इंशाल्लाह मैं ख़त्म करता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे ऑनलाइन, फेसबुक के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से। जज़ाकल्लाहु खैर। महाराष्ट्र नॉर्थ को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे मौका दिया कि ये हमारी बातें रखने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।